ना बिकने वाला समाज बने, ताकि राहुल जैसे और भी लीडर निकले यहाँ से। पूरे भारत की डाइवर्सिटी को विजुलाइज करते हुए एट्रोसिटीज के मामले बदलेंगे। हो सकता है यूपी में किसी का कुल्हाड़ी से कत्ल हो जाए, जो हुआ भी है। पंजाब में करेंगे तो मारेंगे, मतलब दलित मारेगा। सुबह कोई एट्रोसिटी होती है, शाम को इंसाफ बराबर करता है, ऐसे वाला मामला। जैसे ही आप अपने बुद्ध विहारों को एक डायलॉग की स्पेस में बदल देंगे, और जैसे ही काशीराम जी को लेकर के या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, और बहुत ही इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पेरियार साहब को लेकर। पेरियार साहब बहुत मिस हो गए हैं हमसे इस पूरे उसको। पेरियार साहब का जो दर्शन था, उन्होंने अपना बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बोल दिया था कि जब ये पूरा बना था, बाबा साहब ने इसका एक रेफरेंस के साथ, उन्होंने रेफरेंस मतलब माइन्यूटली एक उन्होंने दे दिया बीच में, अगर इसका रावल ने जिक्र किया कि नेशनलिज्म या नेशन आपके लिए जो भी है, लेकिन मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ मेरे लोगों की बात हो तो मैं अपने लोगों के साथ हूँ, उसके साथ मैं नहीं हूँ। 2 दिन बाद काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, और मुझे उनकी वो स्टेटमेंट याद आती है जो बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि किसी भी जैसा वो समाज होता है, उससे उस समाज की जो दशा होती है, उससे बढ़िया नेता मिल नहीं पाते। ये सोसाइटी डिजर्व ए लीडर व्हाट इट इज। तो मैं जब आज देखता हूँ, जबकि काशीराम जी को गए काफी वक्त हो गया है, 10-15 साल हो गए, और जब फिर मैं देखता हूँ राहुल की तरफ देखता हूँ, जिसने यूथ फॉर स्लम वहाँ पे अपना एक सोसाइटी बनाई और बहुत सारा काम किया है। और जब मैं देखता हूँ कि फिर आज वो आइस्का के माध्यम से आपके सबके सामने रूबरू है, तो मुझे ये कहना, मुझे लगता है ठीक लग रहा है कि हम लोग जो कोई एक निकलता है ऐसा, उसको संभालने के लिए कम से कम ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें, कि हम ना बिकने वाला समाज बने, ताकि राहुल जैसे और भी लीडर निकले यहाँ से। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा वो है, क्योंकि इससे पहले ज्योतिबा फूले जी का जो पूरा मूवमेंट था सत्यशोधक समाज के बाद में, जब उनका परिनिर्वाण होता, तो उनके जो साथी लोग थे वो कांग्रेस में चले गए थे, जो अभी अभी बनी थी। और उसके बाद में 1922 के बाद में शाहू जी महाराज की जो जिंदगी, लोग उनके साथ में दाएं मतलब राइट हैंड थे उनकी, वो कांग्रेस में चले गए। और आरपीआई बनने के बाद हम जानते हैं, बाबा साहब जी के जाने के बाद में क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं, और आज का सिनारियो क्या है वो भी हम जानते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखने के लिए जो भी काम हमको जरूरी लगते हैं, हमको करने पड़ेंगे। एक तो वो भी जो हम अपने कंफर्ट में रह के कर सकते हैं, और एक दूसरा ये कि हम अपने आप को स्ट्रेच करके कितना बढ़िया तरीके से लीडर्स और उभार सकते हैं, अपने समाज से निकाल सकते हैं। मैं भाषण देना बहुत कम कर दिया हूँ एक्चुअली। मैं ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा वर्कशॉप के जरिए इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाषण लोग भूल जाते हैं, और वो हमारा अभी सहन नहीं रहा है, जिसमें कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक्चुअली ज़िंदगी इतनी फास्ट हमने कर ली है, जिसमें चीज़ें हमारे दिमाग में कितना स्टे करें बड़ा कठिन होता है। मैं 2 मिनट तक ये वाली बात करूँगा, फिर टॉपिक पे आता हूँ। 1916-17 में जो एक हमारे असीम बिहारी जी पसमानदा मूवमेंट के लीडर हुए हैं, जिनका जन्म और जिनका परिनिर्वाण बाबा साहब की दोनों तिथियों के आसपास है, और वो कोलकाता में कहीं पे शायद 1917-18 की बात है, और उन्होंने एक भाषण दिया था। तो उसके बारे में कहा जाता है कि 4 घंटे भाषण था, और एक इंसान वहां से हिला तक नहीं है। उसके बाद में मैं देखता हूँ जो हमारे अपने एक वसंत मुंशी, जिन्होंने बाबा साहब की बायोग्राफी भी लिखी है, जब बाबा साहब भाषण दे रहे थे, मतलब काफी उसके बाद 1916-17 के काफी बाद में, और वो शायद दिल्ली में थे, और तब उन्होंने भाषण दिया था। तो वो भाषण ऐसा था कि कोई हिला नहीं, और कोई डिस्ट्रैक्शन थी भी नहीं। और उसके बाद में वसंत मुंशी फैसला करते हैं कि मैं यहाँ से
अपनी नौकरी छोड़ूंगा, शायद डाक विभाग में थे, उन्होंने, हम जानते हैं कि उनका क्या हो रहा है। काशीराम जी के दौर तक ये दौर चला, भाषण का दौर जो था वो चला। आज भी हम उनके भाषण इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि उस वक्त के लीडरान अभी भी हैं जो उनके साथ काम किए। ये जो भागम भाग की जिंदगी हमारे सामने आज खड़ी है, उसमें हम लोग डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, हर 5 मिनट में हमको मोबाइल छूने की आदत है, और उसमें हमारे इश्यूज जो हैं वो कितने हम दिमाग में लेके जा पाते हैं, किसने कितनी बातें रखी हैं वो कर पाते हैं, ये हमारे सबके लिए सोचने का एक विषय है। अब जब मैं एट्रोसिटी का जो मेन वो है, एक्चुअली में क्या है कि हमारे दिमागों में, अधिकतर लोगों के दिमागों में ये चीज परसीव हो रखी है कि भाई फिजिकल वायलेंस ही जो है वो एट्रोसिटी होती है। एक्चुअली में एट्रोसिटी के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि आपका अधिकार अगर आपके पास नहीं है वो एट्रोसिटी है, किसी के दूसरे के कारण अगर नहीं है तो वो एट्रोसिटी का ही मामला है। और उसको एड्रेस करने के तरीके हर एक ईरा में अलग अलग रहे हैं। जो बाबा साहब उस वक्त में काम कर गए वो आज हम नहीं कर पाएंगे। अगर एनिमेशन ऑफ कास्ट को लिखेंगे, रिडलिज्म लिखेंगे, रिडलिज्म लिखेंगे, या जितना वो बॉम्बार्डमेंट करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, आज वो करेंगे तो डेफिनेटली सेडिशन का ये लग सकता है, राइट। और जो काम काशीराम जी ने कर दिया है, काशीराम जी, एक मैं आपको थोड़ी सी घटना बताता हूँ, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये समझ में आएगा ट्रीटमेंट टू एट्रोसिटी कैसा रहा है हमारा। तो एक बार एक हमारी दलित समाज की महिला का रेप का मामला था, और उस रेप को लेकर के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग साइकिलों पे थे। उस टाइम पे यही सब होता था, और साइकिलें हमारी बहुत अच्छा माध्यम हुआ करती थी। तो वहाँ का जो एमएलए था उसने अपनी गाड़ियां जो है वो चढ़ा दी साइकिलों के ऊपर, और बहुत पीटा बुरी तरह से, और एमएलए को भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया, थाने में ले जाकर के पीटा गया। और उस वक्त काशीराम जी को कहा गया कि आप आइए, यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल बन गया है। वो आए और उन्होंने कहा कि भाई मामला क्या है, पुलिस वाले से पूछा तो उससे पहले ही वो जो व्यक्ति थे वो भी गए, उन्होंने ही मुझे ये बताया था। तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे, उनका पीट रहे हैं। तो काशीराम साहब बहुत नाराज हुए इस बात से अपने लोगों से, कि बोला कि एफआईआर लॉन्च कराने का ठेका क्या आपने ले रखा है? अभी प्रकाश को भी मौका दो कि जब आप उनको पीटे और वो एफआईआर जाके करवाए, आपने कोई विशेष रियायत ले रखी है कि आप पीटेंगे उसके बाद एफआईआर करवाए? इनको भी मौका दो। एक ट्रीटमेंट ये है, इट्स कॉल्ड टिट फॉर टैट बेबी, लेकिन आज की डेट में आपके पास वो नहीं है। तो वो एक ईरा का एक स्पेसिफिक वो होता है, हमारे पास स्पेसेस लगातार छिपी गई। जब हम लोग हायर एजुकेशन में, जो मेरा हम लोगों का काम रहा है, अनूप भाई तो अभी नालंदा में है तो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो कुल मिलाकर के जो हम लोग काम किए, और खासतौर पे सुसाइड जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में हुई है, वो सुसाइड हमारे लिए एक बात है कि वो फिजिकली हमारे सामने एक चीज खड़ी है, लेकिन उसके इन एंड अराउंड इतना कुछ है जो समझना बहुत जरूरी है। दैट्स एन एट्रोसिटी डेफिनेटली, और इंस्टीट्यूशनल मर्डर है वो। देखिए उस वक्त में जो असर्ट किया है उससे कम से कम इतना हुआ कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एम्स जैसे हैं या जितने भी हैं, ये कह के छूट जाते थे कि भैया बच्चे आते हैं हिंदी बैठ से और मतलब उनको नहीं एक्सपोजर होता, या फिर वो प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़ के सुसाइड करते हैं। लेकिन ये चलो पहली बार एस्टेब्लिश हो गया कि जब इन डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से जो हमने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं, लेकिन उसके बाद में चलो 2 साल बाद अपने 2009 की बात है, शायद मुझे डेट्स याद नहीं है, लेकिन आगे चल के अनिल कुमार मीणा ने सुसाइड किया था शायद 2011 या 12 में, सेम डेट को, उससे पहले किसी और ने, वाल्मीकि भारती ने किया था। उसको कंपनसेशन मिल गया 18 लाख का, बस इतना ही होता है। पहले वालों को कोई कंपनसेशन नहीं मिला, इनको 18 लाख का कंपनसेशन मिल गया। वो ये बयान दे करके छूटे, जब तक पैसा नहीं हुआ हम लोग गिले नहीं हैं एम्स से, ठीक है। प्रोटेस्ट था उस वक्त जेएनयू में, शायद कोई अगर उस वक्त का होगा तो वो जानता होगा। बस इतना ही होता है। ये मैं कहने के बाद ये वाली बात कहता हूँ कि जब तक आपका बहुजन समाज नहीं बनता,
आप भूल जाइए कोई भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और मैं इसी वजह से मैं बहुत चिंतित होता हूँ जब भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव होता है जैसे आइस्का का है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बेहद मेहनत लगती है उसमें। और तब कहीं जाकर के कोई एक चीज़ खड़ी होती है, और जब हम देखते हैं कि वर्षों की मेहनत के बाद वो चली जाए, तो राहुल ने अपनी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमने जो है पुरानी जो मूवमेंट्स हैं उनके फेलियर्स के कारण है, उसको बहुत ध्यान में रख करके हमको आगे बढ़ना है और उसको बराबर ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल ने कही है। मुझे लगता है कि अगर उसने कही है तो उसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सबकी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन ये बहुजन समाज को काशीराम साहब ने काफी देर पहले कहा था, 1900 शायद 46-47 की बात है, जब संविधान का प्रोसेस में था। उस वक्त में बाबा साहब ने पूना पैक्ट को धिक्कारते हुए एक सम्मेलन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारा बहुजन समाज अगर बहू बेटी का रिश्ता अभी नहीं भी होता है आपस में, बहुजन समाज में अभी भी सबकास्ट इश्यूज रहते हैं, अभी भी हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति एरोगेंट है, तो ना भी हो तो चलेगा फिलहाल। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो मिलने वाले हैं हमको, कम से कम उनके लिए तो लामबंद रहे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और आज 2023 में भी मेरे को वही वाली बात दोहरानी पड़ रही है कि वो ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम तो ये बहुजन समाज के बहुत सारे इसमें एफर्ट्स है। काशीराम जी का बेहद सक्रिय है इसमें एफर्ट रहा है बहुजन समाज बनाने का। तो ये बहुजन समाज जो है वो क्यों नहीं बना है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, जमीन के ऊपर क्या हो रहा है। जमीन में बहुत सारी एक्चुअली क्या है कि पहले ये हुआ करता था कि आप जब ये डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं था, उस वक्त में क्या होता था कि एक घर में से एक बच्चे को वो दे देते थे आंदोलन के लिए, और उसमें बाद में वो आंदोलन के लिए बच्चा तैयार होता था, बाकी अपने अपने काम करते थे, आजीविका के लिए काम करते थे, जो भी है। और वो रिस्पॉन्सिबल होता था, घर को रिप्रेजेंट वो करता था। अभी क्या है कि अभी ये है कि जो कोई फुल टाइमर काम कर रहा है वो भी एक्टिविस्ट है, जो कोई स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, कोई और काम कर रहा है, वो भी 4 यूट्यूब पे वीडियो देखता है, वो भी एक्टिविस्ट है। और यानी कि हर एक इंसान एक्टिविस्ट है, लेकिन उनकी आपस में कन्वर्सेशन है वो अलाइन नहीं होती है, बल्कि एरोगेंस एक उसमें जो है परिवर्तित हो जाती है, वो कंफ्लिक्ट में बदल जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स चल पड़े विद इन ये शेड्यूल कास्ट का एक प्लेटफॉर्म की बात है यहाँ पे। तो मैं शेड्यूल कास्ट का भी जिक्र करूँ तो इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स इमेजिनरी होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लोगों की सोच अलाइन करती है उस तरह। फॉर एग्जाम्पल कुछ दलितों का, शेड्यूल कास्ट का ये बिलीफ बन गया है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है यही हमारे लिए एक चीज बची है, और इसके जरिए हम लोग सत्ता की पूंजी हमारे हाथ में आएगी और कल हम प्रधानमंत्री बनाएंगे किसी को भी, और वो फिर आगे चलने पर भारत का राज ले आएगा। ये उनके दिमाग में परसेप्शन जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट है। फिर कोई एजुकेशन की बात करता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एजुकेशन है, और एजुकेशन में जो शेरनी का दूध है पिएगा दहाड़ेगा, और इस तरह की बातें भी हैं। और वो इस डेमोक्रेसी में वो दहाड़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने MBA कर लिया है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में PhD कर लिया, दहाड़ूंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। IPS बन गया दहाड़ूंगा तो साइड लाइन कर दिया जाऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ होगा तो मतलब मेरे को यूपीए लगा के अंदर भी कर सकते हैं, तो दहाड़ तो जेल में दहाड़ूंगा। ये सोचने की कुछ चीजें हैं। कुछ लोगों का थॉट है आर्म स्ट्रगल का, ये सब थॉट्स हैं एक्चुअली जिससे वो ट्रिगर होते हैं। कुछ को लगता है कि यूनाइटेड नेशन जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, खासतौर पर जो डायस्पोरा में लोग उधर अपना एक नेटवर्किंग है उनका, और उनको लगता है कि UN के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे और हमारी जो फ्लाइट है, हमारा जो दुख है, तकलीफ है, वो पूरी दुनिया को पता चलेगा और दुनिया के लोग हल्ला करेंगे, और प्रधानमंत्री के यहाँ पे या यहाँ के ब्राह्मणिकल सिस्टम को लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, और वो हमको प्रिविलेजेस देनी शुरू कर देंगे। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक NGO का थॉट है। उनको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसकी एक्सरसाइज करके हम जितनी भी लोगों को अवेकन कर सकते हैं, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं छोटे छोटे वो हैं वो उनको दिला सकते हैं, ठीक है।
लेकिन उनको सरकार के साथ फाइनली काम करना पड़ता है, उनको जवाबदेही उनकी होती है, फंडिंग का भी मसले होते हैं, उनकी भी बाध्यता बन जाती है। कुछ लोगों के लिए रीजन है या कन्वर्जन है, कुछ लोगों को लगता है कि जब तक सब लोग इस पर्टिकुलर धर्म में नहीं कन्वर्ट होंगे कुछ होने वाला नहीं है। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स का और फेडरलिज्म का एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिनको लगता है कि जैसे वो पेरियार साहब का था स्कूल ऑफ थॉट, कि जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया, बोले कि हम अपने 4 राज्यों का जो द्राविड लैंड है उसकी कंट्री बनाएंगे। और उन्होंने कई सारी बातें कही भी थी उसके रिगार्डिंग, जिसका जिक्र यहाँ पे करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। और अभी भी जो वहाँ पे तमिलनाडु की जो बहुजन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत फोकस करती है। डायस्पोरा है ना, मतलब उनका ये सारी चीजें है, मतलब वामसे भी अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, और वामसे के आगे जो फ्रैक्शंस है उनके भी अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट हो गए हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट कहना पड़ रहा है क्योंकि अब उनको बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस सोच के साथ, है नहीं बेसिकली। बहुत बार तो एरोगेंस का भी मसला होता है, बहुत बनती नहीं है आपस में, कुछ ऐसा भी होता है। ये सारे के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये विद इन दलित्स हैं, जो कभी भी जिन्होंने अपने आप को एक बॉडी का अंग नहीं माना है, अपने आप को पूरा बॉडी माना है। इस वजह से होता ही है कि जैसे एक बॉडी होती है आपकी, और आप आपका मतलब बॉडी है और सिर दुख रहा और पैर बोले कि मेरे को फिर से क्या, वो अपना चल रहे है ना, बाजू दर्द हो रहा तो दाएं हाथ बोले कि मेरे को फिर से क्या है। तो वो क्या है कि कभी भी कन्वर्सेशन, कभी भी कम्युनिकेशन, डायलॉग उस लेवल पे कभी हुआ नहीं है हमारा आपस में। एक कम्युनियन बिल्ड होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई है। ये एक बड़ी वजह है कि हम अभी भी बहुत जजमेंटल हैं एक दूसरे को लेकर के। एक कोई भी स्कूल ऑफ थॉट होता है वो सुनने से पहले ही हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेट मी टेल यू ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई हैव सेड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसा नहीं है कि आप इसको जस्ट नेग्लेक्ट कर दो, और उसको सबको सुनना बहुत जरूरी है। उसको बिना समझे आप सामने वाले का प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे कि वो इस थॉट तक पहुंचा कैसे। बहुत सारी डाइवर्सिटी है जो आपको प्रोपेल करती है कि आप ऐसा सोचो, और जब इंसान सोचना चालू करता है तो दूसरे उसका बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से जो मैंने काशीराम जी के जीवन का अध्ययन करके, उनके काम का अध्ययन करके जो मेरे को समझ में आया है, वो मेरे को यही लगता है कि स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने इसका जिक्र बहुत पहले कर दिया था, जब 1985 में वो लंदन में गए थे, और उन्होंने वहाँ पे कहा था जब मैं बात करता हूँ किसी से भी जा करके, तो उनके बहुत सारे पहले से ही इतनी परसेप्शंस, इतनी सारी रिजर्वेशन है दिमाग में, काम करना बड़ा कठिन हो रहा है। और उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको करने के लिए वो बहुत हम्बल हो गए थे। इतने हम्बल हो गए थे कि मतलब उनका जो जीवन था वो पूरे का पूरा एक ऐसे लेवल पे उन्होंने ला करके वो किया जहाँ पे आपको लगता है कि इंसान इसके नीचे जा नहीं सकता, झुक नहीं सकता लोगों को उठाने के लिए। ये कुछ चीजें हैं जिससे अब आपस में ऐसा नहीं है, पैसे का जो मूवमेंट पैसे से तो चलती है, रिसोर्सेज तो चाहिए, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो निकल डाउन होते ऐसे, मतलब वो जाते ही नहीं है कहीं पे। इन सब स्कूल ऑफ थॉट में लगता है कि ये जो पैसा है वो मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट से आता है, या जो जिस तरह से मूवमेंट को मैं विजुअलाइज करता हूँ उस विजुअलाइजेशन से कोई बंदा मूवमेंट को चला रहा है, मैं उसको पैसा दूंगा। तो वो इस तरह से पैसा भी जो हमारा जो है वो कभी कभी एक ही मद में आता है, बाकी मदें जो है वो रह जाती है, छूट जाती है। एट्रोसिटीज में इस चीज को लेकर के जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें कि आर्म स्ट्रगल की मैंने बात की है, और मैंने एनजीओ सेक्टर की बात की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करते हुए इन सब में जो केसेस का मामला है वो बहुत महंगा हो गया। अभी आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, 1 मिनट की हियरिंग के ही 1 से 1.5 लाख रुपए लगते हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये इशारे किस और हो रहे हैं एक्चुअली, ये सारे के सारे जितनी मैं बात कर रहा हूँ, ये चैलेंजेस हैं, ये सब इशारे इस बात को लेकर के हैं कि हमारे पहली बात तो ये कि हम अपने पूर्वजों के किए कामों को थोड़ा सा संज्ञान में लें, उसको समझ लें। काशीराम जी ने 82-83 में, हाँ 91 शायद उस टाइम पे कही थी ये वाली बात कि यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एकदम कबाड़ा हो चुका है, और यहाँ पे
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर नहीं हुए तो बहुत ही बुरी हालत होगी हमारी। और आज हम उसी को वो कर रहे हैं। 545 लोग मिलकर के 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 25 लाख से भी अधिक जनसंख्या के ऊपर हमारा एक एमपी आता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दूसरे मुल्कों में बहुत कम है। चाइना इतना बड़ा है, वहाँ पे भी 14-15 लाख के कुछ एक एमपी है। और ये प्रेशर्स बहुत सारे होते हैं, आपकी उसको मीट आउट नहीं कर सकते, वो चाहे एट्रोसिटीज का मामला हो चाहे दूसरे मामला हो। आप यहाँ पे ज़्यादातर यूथ है और उनका एसोसिएशन जो है एकेडमिक से है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ पे भी जो पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं या जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जो रियायतें सरकार देती है, आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली लड़ना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी में जब हम काम करते थे तो पहले भी जिक्र एक दो मरतबा किया है कि वहाँ पे काम करते हुए नानी याद आ गई थी कि कैसे लड़ना है। और तब कहीं जाके 800-850 करोड़ रुपए लेके आए, ठीक है। इतनी बड़ी रकम कोई लेके नहीं आया अभी तक, और उसके लिए लगभग फुल टाइमर बनना पड़ा। और तब 800 या 850 करोड़ रुपए आए हैं, और तब हमारी कोई डबल एनरोलमेंट हो पाई वहाँ। तो उसके लिए एक डेडिकेशन की बहुत सख्त जरूरत होती है। और इसी तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी हमको बहुत सख्त जरूरत है। ये जो एट्रोसिटीज हैं कभी कभी उनको लगता है हमको सीधे एड्रेस करने हैं, लेकिन हो नहीं पाता है अनफॉर्चुनेटली। उसमें होता ही है कि बहुत सारी जो चीज़ें बड़ी होती है, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, बाबा साहब ने कहीं एक जगह इसका जिक्र किया हल्के से, लेकिन तब डेमोक्रेसी का बहुत ही इनिशियल फेज था। और काशीराम जी ने बहुत इसको अच्छे से किया। ये फर्स्ट पास का पोस्ट सिस्टम जो इलेक्टोरल का है हमारे, उसमें 51 अगर किसी की सीटें आई है तो वो जीत जाएगा, 49 कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें जो हमारे यहाँ पे सिस्टम लागू है वही है। यूरोप में या मोस्ट ऑफ द अमेरिका में जो सिस्टम्स है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वहाँ पे हुए हैं। और वहाँ पे अगर 30-40, बेल्जियम में शायद या जर्मनी में एक 40-50 फैमिलीज का एक समुदाय है, उनका भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ओबीसी में ही ऐसे मैं आपको जातियाँ बता सकता हूँ जिन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आज तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है। उनका ना कोई आधार कार्ड है, ना उनका कोई वोटिंग आईडी है। यहाँ पे ऐसा बुरी हालत में है, और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली इनको आप समझ नहीं पाएंगे ट्राइबल में जाता है। तो इस तरह से ये पूरे भारत की डाइवर्सिटी को विजुअलाइज करते हुए एट्रोसिटीज के मामले बदलेंगे। हो सकता है यूपी में किसी का कुल्हाड़ी से कत्ल हो जाए, जो कि हुआ भी है। पंजाब में करेंगे तो मारेंगे, मतलब दलित मारेगा, जो भी करेगा उसको पीट देगा, मतलब वो बहुत एविडेंट हो चुका है। वो सुबह कोई एट्रोसिटी होती है, शाम को हिसाब बराबर करना, वैसे वाला मामला। तो ये वेरी भी करता है, स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करता है। और ज़्यादातर एट्रोसिटीज के जो मामले हैं, आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने बुद्ध विहारों को एक डायलॉग की स्पेस में बदल देंगे, और जैसे ही काशीराम जी को लेकर के या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, और बहुत ही इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पेरियार साहब को लेकर। पेरियार साहब बहुत मिस हो गए हैं हमसे इस पूरे उसमें। पेरियार साहब का जो दर्शन था, उन्होंने अपना बिल्कुल ही बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बोल दिया था कि जब ये पूरा बना था, बाबा साहब ने इसका एक रेफरेंस के साथ, उन्होंने रेफरेंस मतलब माइन्यूटली एक उन्होंने दे दिया बीच में, अगर इसका राहुल ने भी जिक्र किया कि नेशनलिज्म या नेशन आपके लिए जो भी है, लेकिन मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ मेरे लोगों की बात हो तो मैं अपने लोगों के साथ हूँ, उसके साथ में नहीं। लोगों को लगता है इस तरह का जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म के नाम पे जो एट्रोसिटीज भी है, वो लगता है कि हमको उनका नेशनलिज्म एनी काइंड ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उससे इतना जरूरत नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे मतलब एक बात तो मैं यहाँ पे आप सबको ये भी कहूँगा कि आप अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट ना रहें, और बहुत ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा
करें, इसकी इट्स नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि आपका पूरा जानकारियाँ भी जाती हैं और एक डिटेक्शन लगता है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 15 मिनट से ज़्यादा कोई अच्छा श्रोता बन नहीं पाया। 15 मिनट से ज़्यादा का उसके पास नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है। तो मेरे को इस बात की हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में जो मैं कैडर छोटे मोटे मैं देता हूँ, जहाँ पे भी जाके और 3 दिन का 4 दिन का जो भी रहता है, इसमें इसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको एक लिस्ट तैयार करवाऊँ कि जिसमें उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं। जब वो काम खत्म हो जाए आपके, तब आप सोचिए कि आपके पास समय बचा है कि नहीं। तो इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में आप यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग हो, महाराष्ट्र के बारे में सोचिए कि यहाँ पे आपका आपकी इकॉनमी